हमारे आपके घरों में कैंची बहुत सारे काम करती है। बड़ी उपयोगी है कैंची, बस कैंची की तरह जुबान नहीं चलनी चाहिए। भारतीय बाजारों में जब चीन की कैंचियों का असर बढ़ा तो मेरठ के 350 साल पुराने कैंची उद्योग पर भी कैंची चल गई। रही सही कसर लॉकडाउन ने पूरी कर दी। लेकिन कोरोना संकट में जब मेड इन चाइना पर कैंची चलने लगी है तो मेरठ की कैंचियों के दिन बहुरते दिख रहे हैं। मेरठ से एबीपी गंगा संवाददाता बलराम पांडे की रिपोर्ट मेरठ की कैंचियों में लौटती धार दिखाने वाली है। हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। कोरोना संकट की वजह से भारत की गिरती अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को वोकल फॉर लोकल का जो बीज मंत्र दिया, उसने उत्तर प्रदेश के मेरठ में दम तोड़ रहे करीब 350 साल पुराने कैंची उद्योग में नई जान फूंक दी है, जिसे चीन की सस्ती कैंचियों ने लगभग बंद होने की कगार पर पहुंचा दिया था। मेरठ का कैंची कारोबार 350 साल पुराना है और यहाँ की कैंची देश विदेश में मशहूर थी। जब से चाइना की कैंची इंडियन मार्केट में आई है, हमारे कारोबार को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था उसने। और जब से ये कोरोना वायरस चाइना में फैला था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया था और हमें एक उम्मीद जगी थी कि भाई चाइना की कैंची इंडिया में नहीं आएगी तो उससे हमें कुछ ऑर्डर मिलेंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी का संबोधन आया कि भी इंडिया की जो मार्केट है, जो यहाँ की प्रोडक्ट हैं, वो स्वदेशी अपनाइए और यहाँ के प्रोडक्टों को ही खरीदिए आप, तो उससे हमें एक आस जगी, हमें उम्मीद जगी कि भाई हाँ, हमारी अब प्रोडक्ट जो है दोबारा से जो देश विदेश में मशहूर हैं, फिर दोबारा से हम वापस उसी पटरी पर आ जाएंगे। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है जब मेरठ की कैंचियों की धार की धमक देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हुआ करती थी। यहाँ की कैंचियों की दुनिया के कई देशों में भारी मांग थी। जब से चाइना की कैंची ने हिंदुस्तान में दस्तक दी, तब से मेरठ की कैंची की धार कुंद पड़ गई और धीरे धीरे चाइना की कैंची ने पूरी मार्केट में अपना कब्जा कर लिया और मेरठ का ये कैंची कारोबार धीरे धीरे दम तोड़ने लगा। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से अपील की है कि स्वदेशी अपनाएं, आत्मनिर्भर बने और लोकल को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें, तब से इस कैंची कारोबार में एक बार फिर से रौनक देखने को मिली है। देश में भी काट छांट से जुड़े हर काम में मेरठ की फैक्ट्रियों से निकली कैंचियां ही दिखा करती थी। लेकिन बीते 2-3 साल में चीन से आने वाली सस्ती और प्लास्टिक की कैंचियों ने देश के 60 से 70% बाजार पर कब्जा कर लिया। जी बहुत उम्मीद है हमें तो, जैसे चाइना की कब्जा कर रखा है मार्केट ने और उस आधार पर जो है हम बिल्कुल बेकार हो गए थे। अब ये उम्मीद है कि चाइना बंद हो जाए, हम तो ये चाहते हैं, कोशिश करते हैं। और जो भी हम चीज़ खरीद रही हैं उसमें भी यही उम्मीद रखता है कि हमारे इंडिया की वो चीज़ हो। चीन की जिन कैंचियों की वजह से देश के कैंची उद्योग पर ग्रहण लगा हुआ था, उसी चीन से निकले कोरोना संकट ने मेरठ के कैंची उद्योग को फिर से नई सांसें दे दी है। क्योंकि कोरोना की वजह से चीन के आयात पर रोक लगने के बाद देश भर से कैंचियों की मांग को एक बार फिर से मेरठ कैंची उद्योग पूरा कर रहा है। और अगर स्वदेशी उत्पादों को लेकर मांग इसी तरह बनी रही तो मेरठ का कैंची उद्योग रोजगार के बड़े मौके भी पैदा कर सकता है। मेरठ का कैंची कारोबार धीरे धीरे दम तोड़ रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद इस कारोबार को नई जान मिली है। और यही वजह है कि इस कारोबार से जुड़े कारोबारी अब ये उम्मीद लगा रहे हैं कि ये कारोबार एक बार फिर से पटरी पर लौटेगा और कैंची कारोबार देश के लिए एक मिसाल साबित होगा रोजगार देने के लिए। क्योंकि इस कारोबार में हजारों लोगों की जरूरत होती है और इस कारोबार से जो बेरोजगार लोग हैं, उन हजारों लोगों को नया रोजगार मिलेगा। यानी इस कारोबार को पटरी पर लाया ही नहीं जाएगा, बल्कि इस कारोबार से हजारों लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा। मेरठ से बलराम पांडे, एबीपी गंगा। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि संकट को अवसर में बदलना है। मेरठ के कैंची उद्योग ने तो कोरोना संकट को अपने लिए अवसर में बदल लिया, लेकिन लॉकडाउन में उड़ गया पंछी पेठा।
काम बंद होने से पहले कारोबारियों को बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन अनलॉक होने के बावजूद पेठा उद्योग को अब तक पर नहीं लगे हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय ने सत्ते पे सत्ता के लिए पड़ताल की है कि कैसे लौटेगा पंछी। आगरा की पहचान अगर ताजमहल की चमक है तो इस शहर को यहाँ की मिठास यानी पेठे के लिए भी जाना जाता है। लेकिन कोरोना की वजह से 2 महीने से ज्यादा लंबे लॉकडाउन से आगरा के मशहूर पेठा उद्योग को बड़ा नुकसान हुआ है। अगर आगरा की पहचान ताजमहल है तो आगरा पेठे की मिठास की वजह से भी जाना जाता है। लेकिन कोरोना काल में सारे कारोबार बंद रहे और अब कारोबार का पहिया धीरे धीरे घूमना शुरू हुआ है। लेकिन कई सारे ऐसे व्यापार हैं जहां से रौनक गायब है। उसमें से एक है आगरा का पेठा उद्योग। आगरा की कई सारे ऐसी कॉलोनीज़ हैं जहां बड़े स्तर पर पेठे को बनाया जाता है। पेठा एक मिठाई ही नहीं बल्कि एक दवाई के तौर पर भी लोग इसको खाते हैं। राजेश जी, क्या लग रहा है, पेठे की मिठास फीकी नज़र आ रही है? ये जो पेठे का कारोबार है ये बड़ा प्राचीन काल से चल रहा है और ये जो प्राचीन पेठा है ये ताजमहल जब बना तब लेबर को भी यही पेठा खिलाया जाता था और आज ताजमहल और पेठा एक दूसरे के पूरक हैं। प्राचीन काल से और अब तक ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पेठे को इतने बुरे दिन देखने पड़े हैं। आगरा के नूरी दरवाजा इलाके में पेठे की पूरी मंडी है जहां लगभग हर घर में पेठा बनाने और बेचने दोनों का काम होता है। लेकिन मार्च में शुरू हुए लॉकडाउन ने मई खत्म होते हुए आगरा के सबसे बड़े उद्योग को गहरी चोट पहुंचाई है। दरअसल पेठा ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाता। सूखे पेठे 10 से 12 दिन जबकि अंगूरी पेठे 5 से 6 दिनों तक ही खाए जा सकते हैं। ऐसे में लॉकडाउन में भारी मात्रा में व्यापारियों के पास रखा पेठा पूरी तरह खराब हो गया है। लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी दुकानों पर अब ग्राहक ही नहीं है। जिस दुकान में मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ बड़ी संख्या में सुबह से ही कस्टमर आ जाना शुरू कर देते थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये नूरी दरवाजे का पूरा इलाका है। यहाँ कई सारी यूनिट्स हैं जहाँ पेठे का निर्माण होता है, पेठा बनाया जाता है। लेकिन वो चहलकदमी कहीं ना कहीं मिसिंग नज़र आ रही है। वो कई सारे आप देख सकते हैं छोटी छोटी यूनिट्स थी बंद पड़े हुए हैं जिसकी कई सारी वजह हैं। कोरोना संकट काल में तमाम तरह के जो कारोबार हैं, धंधे हैं, वो मंद पड़े हुए हैं। उस पर इसका भी असर नज़र आ रहा है। आगरा आने वाले हर पर्यटक लौटने से पहले आगरा का पेठा लेकर जरूर जाते थे। लेकिन लॉकडाउन की वजह से आगरा सुनसान है जिसका सीधा असर पेठा उद्योग पर पड़ रहा है। इसके अलावा पेठा उद्योग से जुड़े कामगारों के वापस चले जाने से भी उद्योग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लॉकडाउन शुरू हुआ था उससे 2-3 दिन बाद काम बंद हो गया था और फिर क्या कहते हैं भाई बैठ के खाया इतने दिनों से 80 दिन लगभग हो गए आज हमें और अब भी काम चलने की कोई संभावना नहीं है। आगे कह रहे हैं तो खोलने की इजाज़त दे दी है। आगे कह रहे हैं लॉकडाउन लगेगा ही 15-20 तारीख से। तो हमने कहा छोटा मोटा काम करके देखें भैया। चाय का काम हमने खोल लिया है, थोड़ा बहुत करेंगे। रोटी पानी का काम चलता है तो रोटी पानी खाएंगे। ऐसी ही तमाम मुश्किलों की वजह से पेठा उद्योग से जुड़े कई लोगों का काम बंद हो चुका है और अब परिवार चलाने के लिए वो नए विकल्पों की तलाश करने लगे हैं। और इस दर्द को जानने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से आगरा का जो कुटीर उद्योग है, पेठा उद्योग है, जो पेठे की जो मिठास है, जो कोई भी व्यक्ति एक बार खा लेता है तो हमेशा आगरा के पेठा को वो उसकी फेवरेट मिठाई हो जाती है। वो पूरी तरह से उस मार्केट में रौनक गायब है। और ऐसे में सब लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर देख रहे हैं कि काश कोई ऐसी रास्ता निकाले ताकि इनके घरों में भी चूल्हा जल सके और ये लोग जिन कारीगरों को काम दिए हों उनके घरों में भी चूल्हा जल पाए। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी। लंबे लॉकडाउन के बाद अब धीरे धीरे आम जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। पढ़ने वाले बच्चे घर में ही ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं, लेकिन ये कब तक होगा? आज नहीं तो कल स्कूल और कॉलेज खुलेंगे। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा ने सत्ते पर सत्ता के लिए ये रिपोर्ट तैयार की है कि भविष्य का स्कूल कैसा होने वाला है।
देश में लंबे लॉकडाउन के बाद एक बार फिर से बाजार, दफ्तर और कारोबार खुल चुके हैं। लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने अब भी स्कूलों को खोलने का ऐलान नहीं किया है। लेकिन निजी शिक्षण संस्थानों ने अपनी तरफ से स्कूलों को खोलने की तैयारियां तेज कर दी हैं, ताकि कोरोना के संक्रमण से बच्चों को सुरक्षित रखते हुए एक बार फिर पढ़ाई शुरू करवाई जाए। कोरोना काल में अनलॉक के साथ साथ ऑफिस, बाजार, शॉपिंग मॉल सब कुछ खुलना शुरू हो चुका है। कुछ समय में शिक्षण संस्थान भी खुल जाएंगे, लेकिन जब शिक्षण संस्थान खुलेंगे तो उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी, वहां आने वाले छात्र छात्राओं, कर्मचारियों, शिक्षकों को कोरोना से बचाना। और इसके लिए कि आखिर कोरोना से जंग लड़ते हुए ये शिक्षण संस्थान कैसे चलेंगे, इन संस्थानों ने भी अपनी तैयारी अभी से करना शुरू कर दिया है। हम इस समय अमीनाबाद इंटर कॉलेज में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो बेंचेस हैं, यहाँ नंबरिंग कर दी गई है, यानी बच्चों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। इस बात को देखते हुए आप देख सकते हैं कि 2 नंबर, 1 नंबर, मतलब एक बेंच पे जिस पर पहले 3 या जरूरत पड़ने पर 4 लोग भी बैठ जाया करते थे, अब वहां पर सिर्फ 2 ही छात्राएं जो है यहाँ पर, क्योंकि लड़कों का कॉलेज, छात्र बैठ सकेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच स्कूलों में पढ़ाई शुरू करवाने को लेकर निजी स्कूलों के एसोसिएशन ने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को प्रस्ताव दिया है कि 20 जुलाई से सिर्फ 10वीं और 12वीं और एक हफ्ते के बाद 9वीं और 11वीं की कक्षाएं शुरू की जाएं, या फिर एक साथ 9वीं से लेकर 12वीं तक सभी क्लासेस शुरू कर दी जाएं। इसके अलावा 6ठी से 8वीं तक की क्लास 3 अगस्त से, 3री से 5वीं तक की क्लास 10 अगस्त से, कक्षा 1 और 2 की पढ़ाई 17 अगस्त से और प्री प्राइमरी को 24 अगस्त से शुरू करने का प्रस्ताव भेजा है। इसके अलावा बच्चों को अलग अलग सेक्शन में बांटकर शिफ्ट में बुलाने का प्रस्ताव भी दिया गया। स्कूलों को धीरे धीरे करके खोला जा सकता है, पहले कुछ सीनियर बच्चों के लिए, फिर बाद में छोटे बच्चों के लिए, और उसके बाद और छोटे बच्चों के लिए धीरे धीरे स्कूलों को खोलने के लिए सुझाव दिया गया है। इसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि सारे बच्चों को एक दिन नहीं बुला करके कक्षा को 2 भागों में बांटा जा सकता है और उनको अलग अलग दिन बुलाया जा सकता है। निजी स्कूलों के अलावा नगर निगम की तरफ से संचालित स्कूलों और कॉलेज में भी क्लासेस शुरू करने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं और स्कूल और कॉलेज परिसर में सैनिटाइजेशन और स्टूडेंट्स के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने पर खासा जोर है। हमने देखा किस तरह से यहाँ पर तैयारी की जा रही है सारी, और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होगी, सोशल डिस्टेंसिंग क्लास में किस तरह मेंटेन रही, ये हमने देखा। क्रिएटिव पार्ट जो है उसको देखा हमने, कैसे पूरी व्यवस्था होगी। और कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, जान भी जहान भी, उसी को फॉलो करते हुए अब ये शिक्षण संस्थान भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई तो होनी है, लेकिन कैसे उस पढ़ाई में कोरोना से सबको सुरक्षित रखा जाए, इस पर ध्यान दिया जाना भी बहुत ज़रूरी है। कैमरा सहयोगी मेहदी हसन के साथ शैलेश अरोरा, एपीपी गंगा, लखनऊ। वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और इसी वाराणसी में है बाबा विश्वनाथ का मंदिर। मंदिर के प्रति आस्था है, लेकिन मंदिर परिसर बरसों से जस का तस था। प्लान बना, प्लान पर काम भी हुआ और कायाकल्प दिखने लगा है। मंदिर का मूल स्वरूप नहीं बदलेगा, लेकिन मंदिर परिसर की सूरत बदलने वाली है। वाराणसी से एबीपी गंगा संवाददाता नीतीश पांडे ने सत्ते पे सत्ता के लिए मंदिर के कायाकल्प पर जो परिक्रमा की है, वो रिपोर्ट आपके सामने है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। ये है बाबा विश्वनाथ की पावन और प्राचीन नगरी काशी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कभी सकरी गलियों में सिमटे काशी विश्वनाथ के प्राचीन मंदिर को अब भव्य रूप मिलने जा रहा है, क्योंकि मंदिर परिसर का विस्तार उसकी भव्यता और प्राचीनता दोनों को संरक्षित रखते हुए किया जा रहा है, जिसके बाद वाराणसी आने वाले भक्तों को बाबा के दर्शन का अनुभव बिल्कुल अलग हो। 2100 स्क्वायर फीट में पहले बाबा विश्वनाथ का मंदिर था, अब वो
5 लाख स्क्वायर फीट में बन रहा है। मंदिर के विस्तार के लिए हर पहलू का ध्यान दिया जा रहा है। मंदिर में चुनार के पत्थरों का इस्तेमाल होगा और इसके साथ ही मकराना के जिन पत्थरों का प्रयोग ताजमहल को बनाने में किया गया है, उन पत्थरों का प्रयोग बाबा के दरबार को सजाने में किया जाएगा। मंदिरों का स्वरूप भी आपके सामने है, आप देखिए, हर ओर आपको ये पुरातन मंदिर दिखाई देंगे। एक समय वो भी था जब बाबा का मंदिर सिर्फ 2100 स्क्वायर फीट में सिमटा हुआ नजर आता था, लेकिन बाबा के कुछ अनन्य भक्तों के दृढ़ संकल्प ने बदलाव की ऐसी लकीर खींची कि अब इसका फैलाव 5 लाख स्क्वायर फीट में हो गया है। सकरी गलियां 75 फीट चौड़े मार्ग में बदल चुकी हैं। यहाँ गर्भगृह के बाहर एक ऐसा मंदिर चौक बन रहा है जहाँ 1000 से लेकर 5000 तक श्रद्धालु एक साथ बैठकर ध्यान कर सकेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में इस कार्य को जब हम लोगों ने शुरू किया तो परिकल्पना इतनी बड़ी, इतनी व्यापक हो जाएगी इसका एहसास नहीं था। लेकिन आज के दिन में जो हम लोगों का प्रोजेक्ट का जो एरिया है वो लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट हो गया है, 2100 स्क्वायर फीट से बढ़कर। और पूरी जो परियोजना है इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर बार बार बल दिया जाता है वो यही है कि जो यहाँ के आने वाले श्रद्धालु हैं, बड़ी संख्या में विश्व के सभी कोनों से लोग आते हैं, उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं, मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको अच्छी तरह से मुहैया हों। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और खास बाबा विश्वनाथ के मौजूदा मंदिर का इतिहास भी सैकड़ों साल पुराना है। कहते हैं कि कण कण में शंकर है और काशी तो बाबा विश्वनाथ की नगरी है। मंदिर परिसर का विस्तार इस धाम को भव्यता के साथ प्राचीनता का भी अनुभव कराएगा। यानी जिस दिन ये जमीन पर साकार होगा उसका नज़ारा वाकई अद्भुत और अकल्पनीय होगा। यहाँ न सिर्फ मंदिर चौक बनाई जाएगी बल्कि भक्तों के ठहरने के इंतज़ाम होंगे, मुमुक्षु भवन होगा और इसके साथ ही स्पिरिचुअल सेंटर होगा। तो भक्तों की सुविधा के पूरे ध्यान के साथ मंदिर के विस्तार का क्रम जारी है और भक्त बाबा के मंदिर में आकर खुद को कृतार्थ करेंगे। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। सत्ते के सत्ता में अगली कहानी है उत्तराखंड की नई राजधानी गैरसैंण की। जब से सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का फैसला किया तभी से गैरसैंण खबरों में है, लेकिन गैरसैंण की भी तो अपनी कहानी होगी और यही कहानी सुना रहे हैं देहरादून से एबीपी गंगा संवाददाता अजीत राठी। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग 60 के दशक में पहली बार उठी थी। इस मांग को उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। यही वजह रही कि उत्तराखंड क्रांति दल ने उस दौर में गैरसैंण को गढ़वाली के नाम पर चंद्रनगर रखा था। उत्तर प्रदेश से एक अलग राज्य उत्तराखंड बनने के साथ ही उसकी राजधानी गैरसैंण को बनाने की मांग उठने लगी थी। राज्य आंदोलनकारियों और उत्तराखंड क्रांति दल ने समय समय पर इसकी मांग के लिए आंदोलन तेज किया। गैरसैंण उत्तराखंड के चमोली जिले में आता है और इसे नगर पंचायत का दर्जा हासिल है। गैरसैंण नाम का शब्द दो स्थानीय बोली के शब्दों से मिलकर बना है, गैर और सैंण। गैर का मतलब कुमायूनी और गढ़वाली दोनों भाषाओं में गहरे स्थान को कहा जाता है और सैंण शब्द का अर्थ मैदानी भूभाग होता है। इस तरह से इसका अर्थ गैरसैंण यानी गहरे में समतल मैदानी इलाका होता है। ब्रिटिश काल में 1839 में इस क्षेत्र को कुमायूं से स्थानांतरित करते हुए गढ़वाल जिले में शामिल कर दिया गया। बाद में 20 फरवरी 1960 को चमोली के रूप में नया जिला बना दिया गया और गैरसैंण इस जिले के तहत आ गया। गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा के बाद से ही उसके भावी स्वरूप को लेकर सपने गढ़े जाने लगे थे। सियासी आलोचनाओं और आशंकाओं के बीच ग्रीष्मकालीन राजधानी को लेकर तमाम तरह के सवाल भी सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि जन आकांक्षाओं के प्रतीक गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करना एक बात है और उस घोषणा को धरातल पर उतारना उससे एकदम अलग है। यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी को अस्तित्व में आने के लिए कई चुनौतियों से
पार पाना होगा। नई राजधानी में पीने के पानी की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि गर्मियों में इस इलाके में गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ता है। गैरसैंण में 76% भूमि पर जंगल है और 1% भूमि पर लोग रह रहे हैं या खेती बाड़ी कर रहे हैं। 23% भूमि पर खुला जंगल है, यानी राजधानी का बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए जमीन जुटाना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। पर्यावरणीय आपत्तियों के बीच उसे भवनों का निर्माण करना होगा। भराड़ीसैंण में सरकार ने विधानसभा का भव्य भवन बनाया है और मंत्रियों, विधायकों और कर्मचारियों के लिए आवासीय कॉलोनी भी तैयार की है, लेकिन जानकारों का मानना है कि करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भराड़ीसैंण की पहाड़ियां कच्ची है, यानी वहां की इकोलॉजी संवेदनशील है, इसलिए वहां बुनियादी ढांचा तैयार करना आसान नहीं होगा। विपक्ष तमाम सवाल उठा रहा है और विपक्ष का सवाल है सरकार से कि सरकार को ये बताना चाहिए कि अस्थायी राजधानी कहाँ है। कांग्रेस लगातार कह रही है और उत्तराखंड क्रांति दल, जिसने उत्तराखंड के सृजन में एक बड़ा योगदान दिया, उसका कहना यह है कि गैरसैंण को असली राजधानी और वास्तविक राजधानी बनाना चाहिए, चूँकि वही जनभावनाओं का केंद्र है। किसी भी प्रदेश की राजधानी सामाजिक नहीं राजनीतिक फैसला होता है और फिलहाल ये राजनीतिक फैसला त्रिवेंद्र सरकार ने ले लिया है और एक लंबी लकीर खींच दी है और इसके बाद तमाम सवालों का दौर और अटकलबाजियों का दौर चलेगा, राजनीति होगी। लेकिन फिलहाल आप आनंद उठाइए, उत्तराखंड के पास 2 राजधानी हैं और इसको आनंद को उठाते रहिए, सवाल भी उठते रहेंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन सत्ते पे सत्ता में आगे उस गजराज की कहानी हम आपको बताएंगे जो जेल से जाएगा वापस जंगल में। मैडम, ये तो जादू की छड़ी है।